Hello everyone and good evening too. Once again we are together with a new topic of your first unit and the first chapter, that is the physical world. So without wasting your time, let me move towards the topic. So let me tell you what is the topic for today. The today's topic is the basic forces in nature. नेचर में कितने बेसिक फोर्सेस हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. द टॉपिक इज दिस, बेसिक फोर्सेस इन नेचर. तो जनरली मैं पहले आपको बताना चाहूँगा देयर आर ओनली 4 बेसिक फोर्सेस इन नेचर. 4 हैं जिनके नाम मैं आपको वन बाई वन बता देता हूँ, जिनमें से आई थिंक 2 से आप लोग मोस्ट फैमिलियर हैं. द फर्स्ट वन, gravitational force. This is the first one. The second is electromagnetic force. This is the second one. And the third one, nuclear force. And fifth, fourth one is big force. So these are the 4 forces: gravitational force, electromagnetic force, nuclear force, and big forces. Sometimes this force is named as the strong nuclear force, and this is the named as the weak nuclear force. So as you can write here, stronger न्यूक्लियर फोर्स एंड दिस इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स. तो सिंपल है कि 4 होते हैं. इनके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे. जनरली तो मैंने बताया कि फर्स्ट चैप्टर में जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके सिलेबस में और आगे हायर लेवल पे वन बाई वन आता जाएगा. बट इन दिस चैप्टर वी आर इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक्स. जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं ताकि आप लोगों को थोड़ी सी नॉलेज उनके बारे में हो जाए. और इनमें से काफ़ी कुछ टॉपिक आपके ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, मे बी वो उतने अच्छे लेवल पे अंडरस्टैंड किए हुए ना हो. सो दीज आर द 4 नेम्स. तो इनिशियली मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा दिया. अब इनको हम वन बाई वन शॉर्ट में इंट्रोड्यूस होंगे इनसे कि ये एक्चुअल में है क्या. सो द फर्स्ट वन, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो बहुत रफ और शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा. 9th स्टैंडर्ड पे आप स्टडी कर चुके हैं. इफ वी हैव 2 F1 M1 एंड दिस 2 as M2 with a distance r from each other. If we have 2 matter particles of masses M1 and M2 separated by a certain distance r in vacuum, in air or in any medium, then the force of attraction between them is given by a formula F equals to G M1 M2 upon R square. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपने ऑलरेडी रीड किया है, तो सिंपल वही है और कुछ नया नहीं है. तो दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. The force of attraction between 2 matter particles in the universe separated by a distance is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. And normally मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. इसको हम लाए कैसे थे. This force is directly proportional to the product of the masses, inversely proportional to the square of the distance between the masses. Now by mixing both we have M1 M2 upon R square. एंड ये हमें सबको पता है कि जब हम प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं किसी फॉर्मूले से तो एक कांस्टेंट पुट करते हैं. जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनल का साइन रिमूव करेंगे वी हैव टू पुट अ कांस्टेंट. दिस कांस्टेंट इज G, दैट इज M1 M2 upon R square, where G is
gravitational constant with the value 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. This is its value. और this is also named as the universal gravitational constant. शायद आपको याद आ गया हो universal gravitational constant क्या होता था. Because its value is same for all the mediums, that's why it is called the universal. Universal इसीलिए बोला जाता है. और ये अट्रैक्टिव फोर्स है. इनकी मैं शॉर्ट प्रॉपर्टी में कहता हूँ. आप चाहे तो जो मैं बता रहा हूँ शॉर्ट में स्क्रीन पॉज करके नोट करते जाइए रफ इंट्रोडक्शन के लिए. अदरवाइज नीड नहीं है. नीड आपको सिर्फ नेम जानने की है, उनके बारे में थोड़ा सा. तो ये तो मैंने बता दिया कि आया कैसे था. बेसिकली आपको सिर्फ यही नोट डाउन करना है और ये सिर्फ प्रोसेस है. तो मैं इसको रब कर रहा हूँ. उससे पहले आप चाहे तो वीडियो दोबारा प्ले करके स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं. नाउ इसके बारे में जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सम पॉइंट्स, वो जरूर नोटिस करिएगा. सम पॉइंट्स about the force, about the actually gravitational force. इस फोर्स के बारे में मैं कुछ पॉइंट्स की बात कर रहा हूं. सबसे पहले तो ये सेंट्रल फोर्स है. ये एक्चुअली इसके कैरेक्टरिस्टिक भी है. सेंट्रल का मतलब the forces which are acting along a line joining the masses or charges or any other quantity is called the central force. जैसे कि इसका डायरेक्शन किधर होता है along the line, अट्रैक्शन, ऐसे अट्रैक्ट करते हैं ना एक दूसरे को. तो जो भी एक लाइन के अलॉन्ग वर्क करते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं? सेंट्रल. तो फर्स्ट वन इज दिस. द सेकेंड वन कंजर्वेटिव फोर्स. ये कंजर्वेटिव भी है. ऑल द फोर्सेस if the work done by a force does not depend upon the path followed then it is said to be the conservative force. अगर किसी फोर्स से हम कोई वर्क करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को जब डिस्प्लेस करेंगे तो वर्क होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और अगर वो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि हम कौन से पाथ से ले गए हैं, ओनली डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है. लाइक ये पॉइंट ए भी 2 पॉइंट है और हम एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ इस पाथ के थ्रू लाते हैं, दिस इज द 1. इस पाथ के थ्रू लाते हैं 2, इस पाथ के थ्रू लाते हैं 3. कैसे भी लाएं, जो वर्क की क्वांटिटी है वो फिक्स हो, मतलब कोई पाथ पे डिपेंड ना करे, ओनली द शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन देम इज डी. तो वो सारे के सारे कंजर्वेटिव होते हैं. तो इसमें ये भी प्रॉपर्टी है, ये सेंट्रल भी है, ये कंजर्वेटिव भी है. ये तो इसकी 2 प्रॉपर्टी है. और थर्ड वन अट्रैक्टिव इन नेचर. ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव कभी नहीं होता है. मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मासेस हमेशा अट्रैक्ट होते हैं, रिपल नहीं करते ग्रेविटेशन के अंडर. तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है. द थर्ड वन. और फोर्थ वन लॉन्ग रेंज फोर्स. ये लॉन्ग रेंज है क्योंकि डेफिनेशन में लिखा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 मैटर पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में कहीं भी हो तो उनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन इसके अकॉर्डिंग होता है. इसका मतलब यूनिवर्स में कहीं पे भी ये 2 मैटर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट है उनके बीच में ये हो सकता है. तो इसलिए ये एक लॉन्ग रेंज है. और दिस ओवे इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस. इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है. इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है? जिन फोर्सेस में भी ये द फोर्सेस विच आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस ओवे द इनवर्स. ये जो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. तो 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने बता दिए. दिस इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मैटर पार्टिकल्स is given by F equals to g m1 m2 upon r square, where g is the universal gravitational constant. और फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद आ गया होगा. इसके ये 4 कैरेक्टरिस्टिक मैंने आपको बता दिए. सेंट्रल फोर्स है,
कंजर्वेटिव है, अट्रैक्टिव होता है नेचर में, कभी रिपल नहीं होते हैं अंडर द ग्रेविटी दोनों ऑब्जेक्ट, लॉन्ग रेंज है, कहीं से कहीं तक वर्क कर सकता है, और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक थे, तो इसको भी आप स्क्रीन पॉज करके ऐसे ही नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकंड वन। इसको रब कर रहा हूं मैं। नाउ द सेकंड वन। सेकंड क्या है हमारा? सेकंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो इसके नेम से ही क्लियर है, इसमें दो वर्ड यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स हैं। तो इनको हम पर्टिकुलर डिफाइन क्या करेंगे, तो ये एक्चुअली कॉम्बिनेशन है। इसको हम कैसे लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स और ये मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हमने बोला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। ये भी क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। पहले भी आपने जूनियर स्टैंडर्ड पे आई थिंक 9th-10th पे कूलम्ब्स लॉ को स्टडी किया है। और कूलम्ब्स लॉ क्या होता है? दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स। जैसे मैंने पहले मास कंसिडर किए थे, if we have q1 charge is here and q2 charge is here and the separation between them is r, so the electrostatic force between these two charges is directly proportional to the product of charges, inversely proportional to the square of the distance. By mixing them we have q1 q2 upon r square and f equals to, प्रोपोर्शनल हटाएंगे फिर से कांस्टेंट आएगा, द कांस्टेंट इज k, q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती थी? इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं k इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। दिस इज इट्स वैल्यू। याद आया? ये होता है। तो दिस इज कूलम्ब्स लॉ। और ये लॉ कौन सा है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कूलम्ब्स लॉ। ये कूलम्ब्स लॉ है। तो ये कौन सा है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स बहुत सारे हैं, लाइक मे बी ये आपने 10th में पढ़ा हो, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q इज मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी b with a velocity v, then it is acted upon by a force, लॉरेंज फोर्स के नेम से मे भी आपने सुना हो। दिस इज q v sin थीटा। मैं कंडीशन बता देता हूँ। लाइक अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बारे में जानते हैं तो किसी मैग्नेटिक फील्ड्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, v उसकी इंटेंसिटी हो और कोई चार्ज पार्टिकल इसमें ऐसे मूव कर रहा हो विद वेलोसिटी v और चार्ज हो q, और ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है, इसका एंगल थीटा हो। तो ये मैग्नेटिक फोर्स हम कैसे लिखते हैं? F इक्वल्स टू क्यू वी वी साइन थीटा। और इन दोनों में एक नॉर्मल सा डिफरेंस भी है, नॉर्मल सा। इनके कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। और रीज़न क्या है कि दोनों का ओरिजिन चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का भी और मैग्नेटिक का भी। चार्ज जब रेस्ट में होते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? बाय द कूलम्ब्स लॉ। और इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन जब चार्ज मूव करता है, मूव करता है ना चार्ज, तो चार्ज जब मूव करेगा तो क्या करेगा? करंट डेवलप करेगा, है ना। अब मूविंग चार्ज कैन कंस्टिट्यूट अ करंट, और जब वो करंट डेवलप करेगा तो हम 10th स्टैंडर्ड पे स्टडी कर चुके हैं, अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। एक करंट कैरिंग कंडक्टर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट भी आपने रीड किया था, मैं याद दिला देता हूँ आपको। ये चाहे तो आप फिर से स्क्रीन पॉज करके यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। ये कूलम्ब्स लॉ वाला जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से।
ये पार्ट मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक कब होते हैं, चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन ये है, और मैग्नेटिक तब वर्क करेगा चार्जेस इन मोशन, मीन्स अगर चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिज्म डेवलप कर सकता है, और मैग्नेटिज्म डेवलप करेगा तो वो मैग्नेटिक फोर्स होगा, और जब वो रेस्ट में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेंगे, और इनका कॉम्बिनेशन ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो इसको सिंपली कूलम्ब लॉ को भी हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं, इसको भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। ये सारे के सारे कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और जो मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा था वो ये था, आप यहाँ पर एक वायर रेजिस्टेंस सपोज कर सकते हैं, इसमें मैंने यहाँ पे कोई बैटरी यूज कर ली है, यहाँ पे एक की भी लगा देता हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे कंपास निडल आप लाए थे, ठीक है, ये इसकी एक्सेस है। और जब इसमें कोई करंट फ्लो होता था तो ये मैग्नेटिक निडल, कंपास मैग्नेटिक निडल क्या होती थी, डिफ्लेक्ट होती थी, और ये कहाँ डिफ्लेक्ट होती है, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होता है। लेकिन कब, जब हम इस कंडक्टर में करंट फ्लो कराते थे तो इसके पास रखी हुई कंपास निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। इसका मतलब मैग्नेटिज्म डेवलप हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसकी एक्सेस जो है वो मूव करने की कोशिश करती है। और एक इसमें खास बात और भी थी, अगर हम पोलरिटी को चेंज कर दें, मीन्स ये जो सेल लगा हुआ है इसका प्लस माइनस इंटरचेंज कर दें, तो करंट का डायरेक्शन बदल जाएगा, और जब डायरेक्शन बदलेगा तो इस मैग्नेटिक निडल के डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी बदल जाता था। और इस एक्सपेरिमेंट का एक नाम भी था, मैं याद दिला देता हूँ, ये था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के नाम से ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, आई थिंक सो आपने रीड किया होगा, तो वहाँ ये एक्सपेरिमेंट था। तो इट मीन्स जब करंट जनरेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड में ही कंपास निडल, ये मैग्नेटिक निडल क्या करती है, मूव करती है, डिफ्लेक्ट होती है, और ये मैग्नेटिज्म डेवलप क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज मोशन में आया, उसने करंट बनाया, तो ये डेवलप हुआ। तो क्लियर हो गया ना कि चार्ज दोनों काम कर सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी डेवलप कर सकता है, मैग्नेटिक भी कर सकता है, इसलिए इनके क्या कहते हैं, इनको कंबाइन करने से, या मैग्नेटिक फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। और इनकी अगर प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो फर्स्ट सम पॉइंट्स रिलेटेड टू दिस, सेंट्रल फोर्स, सेंट्रल भी है, कंजर्वेटिव फोर्स भी है पहले की तरह, थर्ड वन इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस भी फॉलो करता है। अभी आपने देखा, मैंने लिखा था F = K Q1 Q2 upon R स्क्वायर, तो वो भी फॉलो करता है। और इसमें एक डिफरेंस है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों ही तरीके का हो सकता है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल भी हो सकता है। आपको ऑलरेडी पता है, अगर चार्ज सिमिलर होंगे तो रिपल करेंगे, डिसिमिलर होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। तो ये तो इसके पॉइंट्स हैं। सेंट्रल, दिस इज द सेंट्रल फोर्स, दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स, इट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये इसका डिफरेंस है। और अगेन ये भी लॉन्ग रेंज है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लॉन्ग रेंज, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, और चाहे तो हम इसके और भी स्ट्रॉन्गर देन ग्रेविटेशन भी है ये। ग्रेविटेशन से ये स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इनके अगर हम एग्जांपल्स चुनें तो यहाँ तक भी आप वही अगेन फिर सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं, स्क्रीन को पॉज करके इसकी प्रॉपर्टीज या जो भी टर्मिनोलॉजी है वो आप यूज कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। अब मैं इसको रख कर रहा हूँ।
अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें कौन कौन से ये हो सकते हैं, तो ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं, मूव कराते हैं, तो जो हम एक्सटर्नल लगाते हैं स्प्रिंग पे, और स्प्रिंग उतना ही अपोज करता है उस एक्सटेंशन का, तो उसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग में लगने वाला फोर्स क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, वन। दूसरा एग्जांपल आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी आपका क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है पूरा। तो क्लियर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, क्योंकि एक चार्ज क्या करता है, जब रेस्ट में होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करता है। जब वो मोशन में होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकता है। और अगर दूसरी लैंग्वेज में कहें, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। और जब वही चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो वहाँ भी उस पर एक फोर्स लगता है मैग्नेटिक। तो चार्ज पे ही दोनों ही फील्ड में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक पे में भी और मैग्नेटिक में भी, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोल सकते हैं। ये एटलीस्ट दो एग्जांपल मैंने आपको इसको बताए, और भी बहुत सारे होते हैं। टेंशन इन द स्ट्रिंग, एक और मैं लिख देता हूँ, थर्ड वन। अभी मैं आपको जितना पता है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स आपने पढ़ा ही होगा, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, and they are in relative motion, of opposing forces acting between the surfaces in contact is called friction. This is the friction. ये सारे इसके एग्जांपल है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के एग्जांपल है, इनको भी आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट फोर्स की बात करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और सिंपली न्यूक्लियर फोर्स। तो ये एग्जांपल्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के, आप चाहें तो इनको भी नोट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट है आपका न्यूक्लियर, थर्ड वन। न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। ये क्या है आपको पता है, सारे ही मैटर किससे बने? एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स आपको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो inside the nucleus only protons and neutrons are exist, यही होते हैं ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही, प्रोटॉन सारे पॉजिटिव हैं, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस पर तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो जो प्रोटॉन्स के बीच या प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स के बीच लगने वाले फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियर है। शॉर्ट में अभी आप इसको इतना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो भाई ये काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है। और जैसा कि मैंने बताया इस चैप्टर में मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो सब आगे दोबारा आएगा विद डिटेल एंड डेप्थ, यहाँ मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। तो फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियर फोर्स है। और ये किसकी वजह से एग्जिस्ट करते हैं? यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, ड्यू टू पाई मेसॉन्स। 11th में केमिस्ट्री में आप पाई मेसन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटॉन्स दोनों ही पॉजिटिव है और आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सिमिलर चार्ज क्या करते हैं? रिपल करते हैं। तो रिपल करेंगे तो न्यूक्लियस को ब्लास्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो सारे प्रोटॉन है और सारे पॉजिटिव है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज होता नहीं। इसका मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है तो रिपल्सन होता, तो कोई दूसरी तरीके का होता है, उसी को हमने न्यूक्लियर नेम दिया है। और न्यूक्लियर का जो रीज़न होता है वो पाई मेसन बॉन्डिंग होती है। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं। और पाई मेसन खुद में एक पार्टिकल है जो पॉजिटिवली चार्ज भी होता है, नेगेटिवली चार्ज भी होता है, और चार्जलेस मीन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी होता है। इनकी वजह से एक्सचेंज होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। इनकी डिटेल धीरे धीरे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ेंगे, बट अभी आपके लिए सिर्फ रीजन है द न्यूक्लियर फोर्सेस, द फोर्सेस बिटवीन द न्यूक्लियंस, जिनको हम बोलते हैं। न्यूक्लियंस का मतलब कलेक्टिवली
न्यूक्लियस के अंदर के जो भी पार्टिकल्स हैं उनको हम न्यूक्लियंस बोल देते हैं। चाहे वो प्रोटॉन्स हो तो उनको भी न्यूक्लियंस ही बोला जाएगा, और न्यूट्रॉन्स हो तो उनको भी न्यूक्लियंस ही बोला जाएगा। और इसका मीन्स ये हुआ कि न्यूक्लियस के इनसाइड प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स, वो कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स है। और इसको नेमली हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोल सकते हैं। और जो सबसे खास बात इसकी है वो ये है, पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो यहाँ से फर्स्ट, अगर हम पॉइंट्स की बात करें, इट डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं। आर, ये ऑलमोस्ट आर टू द पावर 6-7 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। और ना ही ये ग्रेविटेशनल है, ना ही ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। नॉट ग्रेविटेशनल और नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक। और ना ये ग्रेविटेशनल है, ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो फर्क गया। अगर हम थर्ड इसकी बात करें, सॉरी दिस इज द सेकंड एंड थर्ड। शॉर्ट रेंज फोर्स है। शॉर्ट रेंज का मीन्स अप्रॉक्स 10 टू द पावर -15 मीटर तक ये वर्क करते हैं। इतनी रेंज में ये वर्क करते हैं। शॉर्ट रेंज बहुत क्लोज, 10 टू द पावर -15 मीटर, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे वर्क नहीं करते हैं। बाद में हम एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ये वैल्यू एक्चुअली फर्मी है, 1 फर्मी इक्वल्स टू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक एटलीस्ट आपको भी पता होने चाहिए। डज नॉट ओबे द इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ डिस्टेंस, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे बाकी दोनों भी हमने देखा 1/r स्क्वायर आ रहा था। ना तो ये ग्रेविटेशनल है, ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक है, शॉर्ट रेंज है। शॉर्ट रेंज की एक प्रॉपर्टी है। तो इतना ही अभी आपके लिए सफिशिएंट है। अदरवाइज बहुत और भी होता है। पाई मेसन बॉन्डिंग भी होती है, एक्सचेंज होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो उन सब की डेप्थ में अभी, जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, मैं नहीं आ रहा हूँ, जस्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। द लास्ट वन इज वीक फोर्स और द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ये आप फिर से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, द फोर्सेस बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस। और ये एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ड्यू टू द पाई मेसन बॉन्डिंग एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। ये भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, अगर हम नेक्स्ट वन की बात करें तो फोर्थ वन, वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। ओनली वीक फोर्स भी लिख सकते हैं, वीक न्यूक्लियर भी लिख सकते हैं, ऐसे उनको हम ओनली न्यूक्लियर भी लिखते हैं और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर भी लिखते हैं। तो इनके बारे में अगर हम बात करें तो रेडियो एक्टिविटी एक टर्म है जो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पढ़ेंगे। डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, किसी भी मैटर से, पर्टिकुलर से, एलिमेंट से न्यूक्लियस का अपने आप डिसइंटीग्रेट होना रेडियो एक्टिविटी है। इसकी डिटेल्स तो हम धीरे धीरे बाद में डिस्कस करेंगे। तो उस डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, अल्फा पार्टिकल्स इमिट होते हैं, बीटा पार्टिकल्स नाम तो आपने सुने ही होंगे। अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस है, बीटा पार्टिकल सिंपली इलेक्ट्रॉन है, एंड गामा रेस जो कंप्लीटली एनर्जी है। ठीक है, ये सारे एमिशन होते हैं। इस एमिशन को हम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कहते हैं। और इसमें से अल्फा डीके होता है, मतलब जब अल्फा पार्टिकल निकलता है तो हम अल्फा डीके बोलते हैं, जब बीटा पार्टिकल निकलता है तो बीटा डीके बोलते हैं, और जब गामा पार्टिकल निकलता है तो गामा डीके बोलते हैं। तो इसमें से जो हम बीटा डीके की बात कर रहे हैं, बीटा के साथ में एक पार्टिकल और भी इमिट होता है
जो चार्ज लेस होता है, मीन्स अनचार्ज होता है, जिसको हम न्यूट्रिनो बोलते हैं। तो जब रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन में बीटा डिके होता है, तो बीटा डिके के ड्यूरेशन में न्यूट्रिनो जो साथ में इमिट होता है, तो एक न्यूट्रिनो और इलेक्ट्रॉन्स के बीच, बीटा पार्टिकल मीन्स इलेक्ट्रॉन के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर होता है। तो द फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन and the neutrino zeta decay is called nuclear. तो डेफिनेशन मैंने लिख दी है, द फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो ड्यूरिंग बीटा डिके। जब बीटा डिके होता है तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर होता है। और ये भी अगेन शॉर्ट रेंज है, ये भी ना तो ग्रेविटेशनल है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक है, सेम प्रॉपर्टीज है, शॉर्ट रेंज भी है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है। तो दिस इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो ये फोर्थ है नेचर में, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था। बाकी मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ कि इस चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं वो एक एक टॉपिक आपको डिटेल में बाद में पढ़ना होगा। अभी हम सिर्फ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस चैप्टर से। तो अब आगे के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द फिजिक्स, रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद टेक्नोलॉजी एंड विद द सोसाइटी। That will be the last topic of your first chapter, that is the physical world. तो मीन्स नेक्स्ट क्लास में अभी का फिजिकल वर्ल्ड फिनिश हो जाएगा। तो जितनी डिटेल्स आपको यहाँ नीड थी वो मैंने आपको इन क्लासेस में दी है अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड। जो आपको ज़रूरत थी एक सिलेबस की तरफ एक्सीलरेट होने के लिए, सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग फील कराने के लिए। और नो डाउट मैंने सिर्फ फेल ही नहीं कराया है, द फिजिक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, एज वी मूविंग इट बिकम वेरी इंटरेस्टिंग। और जैसे जैसे आप इसके साथ चलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग होता चला जाएगा। तो अगर आपको इंटरेस्ट रहेगा तो आई विल एश्योर यू कैन लर्न इन अ वेरी ईजियर वे द होल फिजिक्स। ये प्रॉमिस नहीं करता कि मैं आपको आइंस्टाइन बनाऊंगा, बट ये प्रॉमिस जरूर करता हूँ कि मैं आपको कुछ सिखाऊंगा जरूर। बाकी आप पे डिपेंड करता है। और मैं ये भी नहीं कहता आप आइंस्टाइन नहीं बन सकते, यू विल बी। सो ट्राई एंड बी कंटिन्यू इन द जर्नी ऑफ फिजिक्स। टिल द नेक्स्ट क्लास, गुड बाय।